सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने कहा है कि 9 मई केसेस का ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्ज़मान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल मुकम्मल करने के लिए लोअर कोर्ट्स को 4 माह का वक्त दिया था। मुल्ज़मान के वकील लतीफ़ खोसा ने इस फैसले पर एतराज़ उठाया, लेकिन चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। ये ट्रायल्स मुतल्लिका हाई कोर्ट और इंतज़ामी जज का मामला है। एपेक्स कोर्ट की जानिब से 9 मई केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस फैसले को अहम करार दिया जा रहा है, जिससे रियासत की अर्जेंसी का इजहार होता है, क्योंकि इन वाक़यात को गुजरे हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला ट्रायल कोर्ट से आगे नहीं बढ़ सका। ये तल्ख हकीकत है। निज़ाम इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया है, जिसकी जानिब आर्मी चीफ की जानिब से बार बार तवज्जो दिलाई जा रही है। आज अफसरान और जवानों में तकसीम एजाज़ात तकरीब से खिताब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वाजकाफ अल्फाज में कहा कि शहदा और गाजी कौम का फ़ख्र है, जिनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है, और आज का अमन व आज़ादी इन शहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। 2 दिन पहले ओवरसीज़ कन्वेंशन से खिताब में भी आर्मी चीफ ने कहा था कि कौम की हिफाजत के जिम्मेदार इदारों और उसके लिए जान की कुर्बानी देने वालों की तौहीन करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जिनसे निमटने के लिए पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनने की ज़रूरत है। एक ऐसी स्टेट जहां तमाम इदारे ऑपरेशनल हों और आइन और कानून के मुताबिक काम करें। अब सवाल ये है कि 9 मई केसेस के ट्रायल्स मजीद कितना वक्त लेंगे? क्या इन वाक़यात के जस्टिफाइड क्लोजर के लिए PTI ताउन करेगी? दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी में सर जंग जारी है, जिससे सियासी इस्तेहकाम को ख़तरा लाहक हो सकता है। क्या मुजव्वज़ा नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी कोई इंतहाई कदम उठा सकती है? पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? इन तमाम इशूज़ पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, PMLN से ताल्लुक़ है, KP अफेयर्स को देख रहे हैं। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा मेंबर नेशनल असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब मेंबर नेशनल असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। आई विल स्टार्ट विद यू न्याजी साहब, ज़रा मुझे ये बताइएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 4 महीने में ये ट्रायल मुकम्मल करें, आपको लगता है कि ये 4 महीने में हो जाएगा? और दूसरा, ये जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स हैं, ये अब तक ट्रायल कंप्लीट क्यों नहीं कर सकी आपके ख्याल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब, बुनियादी तौर पे देखें, इधर समझने की ज़रूरत है कि 9 मई में अभी तक जितना भी प्रोसीजर चलता रहा, ये एक सिलेक्टिव जस्टिस का निज़ाम चल रहा है। बुनियादी तौर पे जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लिए, चाहे वो बेसिकली इसमें नॉमिनेटेड थे, उनकी वजह से ट्रायल डिले हुए, कि अब उन मुल्ज़िमान को अगर ये निकालते हैं, उनको क्लीन चिट दे देते हैं, तो ट्रायल का हर्ज होगा। एविडेंस तो वही जो बाकियों के अगेंस्ट है वो उनके भी अगेंस्ट है, उनको ये चलान नहीं करना चाहते। इन्होंने सिलेक्टिव लोगों को चलान कर दिया, उन्हीं का ट्रायल चलाने की कोशिश किया। न्याजी साहब, आपके आई थिंक ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोशिश करते हैं आपको रिकनेक्ट करें। इख्तियार वली साहब वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली ट्रायल ठीक तरीके से नहीं चलाया जा रहा था, कुछ लोगों को माफ़ी मिल गई, इस वजह से भी डिले हो गया काम। फ्री एंड फेयर तरीके से अगर चीज़ें चल रही होती तो शायद इतना डिले ना होता। आपकी हुकूमत जो है 9 मई के ऊपर बड़ी ख़ास पोजीशन लेके बैठी होती है कि जी 9 मई वालों का जब तक एहतसाब नहीं होता ये बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। ख़ुद इदारों के अंदर बहुत गुस्सा या बेचैनी पाई जाती है कि 9 मई के ट्रायल से मुताल्लिक़ वो कहते हैं शहदा की यादगारों की जो बेहुरमती की गई है। सो एक तरफ ये माहौल है, दूसरी तरफ PTI ये समझ रही है कि ट्रायल ही फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा। ये किस तरह कंक्लूड होगा ताकि इस मसले से कौम की जान छूटे और जो जिम्मेदारान हैं उनको सज़ा मिले और मुस्तकबिल में इस किस्म के इक़दाम ना हो सके? थैंक यू वेरी मच आदिल भाई। सबसे पहले जो बात है ना, वो बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आया उस पर कि अदल व इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी ख़ुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। ठीक है, जो ऑर्डर मिला कि 3 महीने में 4 महीने में ट्रायल को कंप्लीट करें, 9 मई के जो ट्रायल लेट हुए हैं उसकी बुनियादी जो चीज़ मुझे समझ आती है, मैं ख़ुद कानूनदान तो नहीं हूँ लेकिन कभी कभी कानून की किताब खोल के बैठ जाते हैं। 9 मई बज़ाते ख़ुद बज़ाहिर आपको एक वारदात लगती है, लेकिन इस एक वारदात के अंदर हज़ारों वारदातें हैं और हज़ारों किरदार हैं। एक मास्टरमाइंड ज़मान पार्क में बैठा होता,
एक उसकी टीम बनी हुई थी मास्टरमाइंड की, फिर नीचे कुछ 3 टियर 4 टियर के लोग थे जिन्होंने इस प्लान को ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूट करना था। अदालतों से फैसला तो जो भी होगा महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, वो तो हो जाएगा। और जो चीज़ें हैं, और सिर्फ आपने बात की ना कि हुकूमत इस बात को लेके बैठी है, नो, रियासत भी इस चीज़ को समझती है कि 9 मई का जो वाक़या है ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। देखिए, रियासती इदारों ने तो अपनी पोजीशन कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लियर की है कि पहले 9 मई पे माफी मांगे, तौबा ताइब करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपकी गवर्नमेंट की भी ये पोजीशन है कि हम पीटीआई के साथ अच्छा डायलॉग या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उस वक्त तक, यानी पीटीआई के साथ डायलॉग उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक वो 9 मई पे माफी नहीं मांगे। कई आपके बुज़रा मैं बताता हूँ इस कॉन्टेक्स्ट में, बीइंग अ पैट्रियट, हम सब इस बारे में वो जिगर खून है कि मतलब हमारे मुल्क की बुनियादी असास पर किसने हमला किया, वो कौन लोग थे, उनका एजेंडा क्या था, वो पाकिस्तान तोड़ने के लिए आए थे। तो इसका जस्टिफाइड क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें और इसमें देखिए, मैंने शेर पढ़ा, उसमें मैंने इस कॉन्टेस्ट में पढ़ा कि अगर आपका खुद ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, रेडियो पाकिस्तान से उस दिन किसी दूसरी जमात के लोग तो गिरफ्तार नहीं हुए जहाँ पे रेडियो पाकिस्तान को जलाया गया और वहाँ से जिंदा लोगों ने तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल से उन्होंने छलांग लगाई। किसी ने, आपने देखा कि जो जिना हाउस को आग लगाई गई, कर्नल शेर का मुजस्समा जिसने तोड़ा, चकदरा फोर्ट हो, ज़ियारत रेजिडेंसी हो, वहाँ से कोई JUI का कारकुन अरेस्ट नहीं हुआ, कोई PP का कारकुन अरेस्ट नहीं हुआ, कोई लीगी कारकुन अरेस्ट नहीं हुआ, MQM का कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। वहाँ पर ऑन गेम तो इन्होंने ही की है, इमरान खान ने की है। अब ट्रायल जो है कानूनी सुकम भी होता है, देर भी हो जाती है, सवेर भी हो जाती है, इंसाफ भी हो जाता है। कभी कभी इंसाफ का तो आलम यह है कि भुट्टो को मरने के कितने साल बाद आज भुट्टो ख़ानदान को, इस मुल्क को जो है तो वो रिलीफ मिला है कि भुट्टो को जो फांसी दी गई थी वो ज्यादती हो गई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रायल होने चाहिए। आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात से सेंस की, आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई कोई इबहम नहीं है, फैसला जब आना है तब आना है, लेकिन पीटीआई पहले तौबा ताइब कर ले ताकि मसला आगे बढ़े। इबहम इसमें कोई नहीं है कि देयर वाज पीटीआई बिहाइंड 9 मई। तो आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई पहले तौबा ताइब कर ले, फैसला खैर है आता रहेगा। उन्होंने हमारे मुल्क पे हमला किया था, उन्होंने हमारी फौज पे हमला किया था। आपको क्या लगता है शर्मिला साहिबा कि क्या जो डायलॉग की भी बात हो रही होती है कि जी पीटीआई के साथ डायलॉग भी हो, बैठे, फिर डायलॉग टूट जाते हैं, कभी वो तोड़ देते हैं, कभी हुकूमत तोड़ देती है, कभी वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखने लगते हैं, कभी उनको फिर वहाँ से कोई सिग्नल नहीं मिलता, वो अपनी अपोजिशन अलायंस बनाने लगते हैं, फिर अपोजिशन अलायंस में कुछ नहीं बनता, फिर वो सो इस सारी कन्फ्यूजन के अंदर आपको क्या लगता है ये जो ट्रायल वाला मामला अगर ये कंक्लूड हो जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी कि ये लोग इस मामले में इन्वॉल्व थे और उनको ट्रायल हो, उनकी सज़ा और उनको ठीक ठाक किस्म का उनका अकाउंटेबिलिटी की जाए और उसके बाद फिर मामला आगे बढ़े। व्हाट इज़ योर टेक? जी शुक्रिया बासी साहब। देखिए, अक्रॉस द बोर्ड, अपार्ट फ्रॉम पीटीआई और एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हियर, मैं ये बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, और इंसाफ अगर हो रहा है तो वो होता हुआ नज़र आना चाहिए। ये हम पढ़ते हैं, समझते हैं और यही हमने सीखा है। तो अगर कहीं पर किसी किस्म का कोई डिले हो रहा है, मुझे नहीं पता उसकी क्या वजूहत है, तो तासुर तो यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई मसला है। अब चाहे वो इमरान खान का ट्रायल हो, चाहे वो दीगर मामलात का ट्रायल हो, 9 मई के वाक़यात वगैरह हो, इनके ट्रायल्स कंप्लीट होने चाहिए। सज़ा दें, जज़ा दें, फैसला तो सुना देना। लेकिन मेरे लिए और मुझ जैसे कई करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए शायद ये मसला नहीं है कि इमरान खान साहब का या 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनका ट्रायल कंप्लीट हो या ना हो। मेरे लिए इस वक्त जो प्रेसिंग इश्यूज़ हैं, जो मेरी प्रायोरिटी है वो ये है, और जो मेरे लिए जो तकलीफ दे बात है वो ये है कि इस वक्त जो इस मुल्क की 25 करोड़ आवाम है, जिसमें से 40% वो लोग हैं जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं, उनकी हालत ज़ार में बेहतरी नहीं हो रही है। इस वक्त मेरी जो कंसर्न है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर हर किसी को साफ़ पीने का पानी मुहैया नहीं है। एक तरफ बलूचिस्तान जल रहा है, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, तीसरी तरफ जो तरफ सिंध सरापा एहतजाज है चोलिस्तान कैनाल के मामले के ऊपर। वफाक और वफाक की इकाइयों के अंदर, फेडरेटिंग यूनिट्स के अंदर किसी किस्म का कोई यूनिटी या कोई इत्तेहाद नज़र नहीं आता, और ये एक ख़तरनाक सिलसिला है जिसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। आपने आर्मी चीफ का भी जिक्र किया, उन्होंने कल कहा कि जी
10 पुश्तें भी होंगी दहशत गर्दों की तो वो बलूचिस्तान को अलग नहीं कर सकती। बिल्कुल अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए और पाक अफवाज की लाजवाल कुर्बानियाँ हैं और दे आर अल्टीमेट डिफेंडर्स, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मिलिट्री ऑपरेशंस और एक जिसे कहते हैं ना हार्ड स्टेट बनाने से पहले शायद हमें चंद लोगों के साथ डायलॉग करने की भी ज़रूरत है और जो दरीना मसाइल हैं उस सूबे की उनको हल करने की ज़रूरत है और वो डायलॉग से होते हैं। तो वैसे शर्मिला साहब, आपकी पार्टी की हुकूमत है बलूचिस्तान में, आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, वो तो खुद कहते हैं कि हमें अब इनके खिलाफ लड़ना है जिन्होंने हथियार उठाया हुआ है, हम उनसे बात नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी पार्टी एक डायलॉग, ग्रैंड डायलॉग वहाँ पर अरेंज कर सकती है, इसके लिए आपको वफाक की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है लेकिन पहले आप अपने सूबे में कंसेंसस करके आप वफाक को एंगेज कर सकते हैं। देखिए जी, मैं एक चीज़ बड़े वाज़े तौर पे कहना चाहती हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर पीटीआई ने जो इस वक्त इनको सिर्फ जो मसला और जो इनका मकसद और मतलब और इनका महवर है ज़िंदगी का वो इमरान खान और उसकी रिहाई है, इनको उस मीटिंग के अंदर बैठना चाहिए था। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, वहाँ पर मामलात बताए गए कि असल हकायक हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली क्या ग्रैंड डायलॉग करें, उसके ऊपर APC बुलाएं, जो भी करें लेकिन कोई फैसला कौन काम करे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाते हैं और जो पाकिस्तान से अलहदगी की बात करते हैं उनसे आनी हाथों से लड़ना चाहिए। मैं उनसे बिल्कुल डायलॉग की बात नहीं कर रही, लेकिन बलूचिस्तान की जो नौजवान लोग हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें पता है शवाहिद आ रहे हैं अफ़गानिस्तान से, रॉ से, इन जगहों से आ रहे हैं क्योंकि उनमें महरूमियाँ हैं और जब आप महरूम होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आपके मसाइल हल नहीं होते, यू वल्नरेबल। और वो गयूर जो नौजवान हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको दहशतगर्द बनाया जा रहा है, उनको खुदकुश बमबार बनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही संजीदा और खतरनाक बिल्कुल ठीक बात है कि हमें जो है वहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट मल्टीपल फ्रंट्स पे काम करने की जरूरत है। अग्री। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है, देखें शर्मिला साहबा, अभी भी जो बलूचिस्तान को अरबों रुपए गए हैं, ठीक है, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान आप लोगों के दौर में ही हुआ जब आपकी वफाक में हुकूमत थी और उसके बाद भी अरबों रुपए गए, उनका सरप्लस, उनका बजट का कोई मसला नहीं था, मसला हुआ कि बजट मैनेजमेंट कैसे की जाए। अब जो वहाँ पर फंड्स लगने हैं या लगने चाहिए, जो यूथ प्रोग्राम पे या वहाँ की डेवलपमेंट पे या ह्यूमन इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अगर वो पिछले 18 साल में, 20 साल में, 15 साल में नहीं हो पा रही है तो हमें इस फैक्टर को भी आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि मैं इस फैक्टर पे बात करना चाह रही हूँ बासी साहब, क्योंकि देखिए हमने जब सदर जरदारी साहब का पहला टर्म था तो उन्होंने आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान शुरू किया, उन्होंने खुद बलूच कौम से माफ़ी मांगी और एक सिलसिला, एक प्रोसेस इन द राइट डायरेक्शन शुरू किया। फिर वो आगे जाके वो चले गए तो आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने और काबीना ने उनकी जो फंड्स डाइवर्ट किए हैं वो एक अच्छी कोशिश है। वो फंड्स उस जगह पे लग जाएं जहां पर उनकी जरूरत है और उसके समराट बलोच करूं आपसे कि आपके बाद भी हुआ, देखें आपके बाद भी PMLN ने गवर्नमेंट जब फॉर्म की बलूचिस्तान में, वो मेरा भी सब्जेक्ट नहीं था लेकिन चूंकि ये बात आ गई है तो इसकी जरा वजाहत जरूरी है हमारे व्यूअर्स के लिए। उस वक्त 2013 में PMLN ने भी फिर ये किया कि उन्होंने मालिक साहब की गवर्नमेंट बनवाई बलूचिस्तान के अंदर और उनके साथ वो खड़े हुए और पूरा भरपूर सपोर्ट दी। इसके बाद सनाउल्लाह ज़ाहिरी साहब के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे कि जी उनको नहीं बनाया गया, उन्होंने अपने टेन्योर के लिए फिर बहुत चीखे सारा कुछ एंड सो फॉर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा गया है और लगा नहीं है, ये एक अलग बात है। लेकिन अब सवाल ये कि अगर कोई जाफ़र एक्सप्रेस जैसा वाक़या करेगा तो उसमें फिर आपके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि उसके हिमायती चाहे सड़क पे सियासी शक्ल में हो, चाहे वो एहतजाजी शक्ल में हो, चाहे वो किसी और शक्ल में हो, क्योंकि जब रियासत के ऊपर हमला होगा तो स्टेट विल हैव टू रिस्पॉन्ड, देयर इज नो वे आउट, आपके पास कोई रास्ता नहीं बता। मैं न्याजी साहब हमारे साथ कनेक्ट हो गए। रियासत में तो हमला अगर होता है और हो रहा है तो उसके ऊपर तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना, राइट। There is no compromise on the sovereignty of Pakistan. ठीक, that's very clear. हाँ, न्याजी साहब आपका सिग्नल लॉस्ट हो गए थे, आप पहले जरा अपना कमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मैंने जरा दूसरे इशू की तरफ जा रहा हूँ। बेसिकली जो 9 मई के हवाले से जी डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं ना, देखें डायरेक्शन देना बुनियादी तौर पे आर्टिकल 203 के तहत रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स का काम है, उनके नीचे ये अदालतें हैं। और फिर सेकंड बात ये है कि आपको पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स समझने की ज़रूरत है। देखें हो क्या रहा है, 9 मई में सिलेक्टिव चलान आए हुए हैं, जिन जिन को फेवर देनी थी उनके चलान नहीं आए, उनके चलान विदहेल्ड किए गए हैं
और बाकियों का फास्ट ट्रैक पे करने की कोशिश की। अगर आप देख रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब का, यास्मीन राशिद का चलान चल रहा है तो स्टेट खाली उनको प्रोसिक्यूट करना चाह रही है। हालांकि होता क्या है कि जिन जिन के खिलाफ FIR है, पुलिस ने अपना एविडेंस कलेक्ट कर लिया, 2 साल होने को आ रहे हैं, अगर आज भी चलान दाखिल नहीं हुए तो इसमें किसकी गलती है? देखें, आपने स्टेट एक्सपेंस पे स्पेशल प्रोसिक्यूटर इस काम के लिए अपॉइंट किए हुए हैं। बुनियादी तौर पे आप क्या कर रहे हैं? आप इन लोगों को विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। आपको पता है यास्मीन राशिद कैंसर सर्वाइवर है, वो और बार बार ट्रीटमेंट के लिए शौकत खानम जा रही हैं। आज भी एजाज चौधरी साहब हॉस्पिटल से पेशी के लिए आए थे, उमर चीमा साहब की शोल्डर की सर्जरी हुई, मगर क्यों कि आपको ये काबिल कबूल नहीं है, आपने इनको 2 साल से कैद रखा हुआ है, आप इनके केसेस भी नहीं सुनना चाह रहे। अब ऊपर से जो है ना ये डायरेक्शन हो जाती है, तो देखें ये तो बेसिकली आप जस्टिस के निज़ाम को बरी करना चाह रहे हैं। पहले क्या होना चाहिए कि जिस के खिलाफ चलान बनता है वो अदालतों में आ जाए और फिर बेशक ट्रायल करने, फेयर ट्रायल का मौका दें। लतीफ कोसा साहब ने तो इसकी मुखालफत की है कि 4 महीने में इसको कंक्लूड होना चाहिए। अगर नहीं तो वो कंक्लूड हो ही नहीं सकता ना। मैं यही तो बता रहा हूँ कि जब इंटरिम ऑर्डर्स ट्रायल कोर्ट के हाई कोर्ट्स में चैलेंज हुए हैं, हाई कोर्ट ने उन पे आज तक फैसला ही नहीं किया, तो किस तरह से ये ट्रायल कंक्लूड हो सकता है? देखें, आज आपने हमें एक्यूज तो कर दिया, हमें कह दिया हम जी रियासत दुश्मन हो गए, मगर देखें हकूक तो हमारे भी हैं ना। क्या उन राइट्स पर डिटरमिनेशन प्रॉपर कैसे कह सकते हैं कि 4 महीने में कंक्लूड नहीं होना चाहिए? आपने जेल ट्रायल का पहले फैसला तो कर लें। क्या है ये तो आप जब होगा तब आप कह सकते हैं ना, फैसले के बाद आप कह सकते हैं कि ठीक हुआ, गलत हुआ। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ क्योंकि आपको देखें यास्मीन राशिद नहीं पसंद, ओके नहीं देखें, एक FIR है जिसमें आपने इतने लोगों को अक्यूज किया हुआ है। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि फौरी जो है ना 30 दिन के अंदर चलान दाखिल होना है। तो वो चलान क्यों नहीं दाखिल हुए आज तक? क्योंकि आप कुछ लोगों को फेवर देना चाहते हैं, क्योंकि वो सिस्टम के लाडले हैं। देखें, अगर सिस्टम देखें परवेज़ खटक को कैबिनेट तक ले जा सकता है ना, तो इधर कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। देखें, यहाँ जज़ा और सज़ा का फैसला अदालतें नहीं कर रही, जज़ा और सज़ा का फैसला कहीं और चला गया। इसी वजह से हमारे निज़ाम में गड़बड़ है। आज हम 3 भाई बैठे हुए आपस में डिस्कशन कर रहे हैं ना, हम आपस में लड़ रहे हैं, मगर बात यह है कि बात है इख्तियार तो अपना पहले वापस लाए ना। इख्तियार वली साहब को जो है ना हम रिक्वेस्ट ये करना चाह रहे हैं, ठीक है, हुकूमत चले आपकी तरफ आ गई, मामलात आ गए, मगर इख्तियार अपने हाथ में लाए, अपनी तरफ से जो है ना वो फैसले करें। अगर आप फैसले करेंगे, चाहे हम आपके मैंडेट को डिस्प्यूट कर रहे हैं, मगर आपकी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक। मुझे ये बताएं, जब नियाजियों के हाथ में इख्तियार था तो उस वक्त अगर ये फैसला हो जाता कि अपने इख्तियार को इख्तियार समझा जाए, ना कि ये कि इदारों को और एजेंसियों को इस्तेमाल करके ये कहा जाता कि जी हमने पार्लियामेंट के अंदर इनको जो है वो उस वक्त जब ये माहौल था, अगर उस वक्त बैठ कर ये डायलॉग कर रहे होते या ये बात हो रही होती तो आज शायद माहौल खासा मुख्तलिफ होता। और पीपल्स पार्टी और PMLN की भी तारीख है, ये भी एक दूसरे को जो है वो अकाउंटेबिलिटी के नाम पर उल्टा सीधा करते रहें। आज भी अगर आप समझते जो आप बात कर रहे हैं उसका तरीका यही है कि आप लोग पार्लियामेंट में सारे बैठ के फैसला कर लें कि हम आज के बाद एक दूसरे के ऊपर जो है किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे और एक दूसरे के खिलाफ जो है वो फेक और अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। एनीवेज, मैं ज़रा अपने KP के का आपने हवाला दिया, परवेज़ खटक साहब से मुझे याद दिलाया तो मुझे इख्तियार वली साहब की एक तो ये मैंने आपसे बात करनी है, ये जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं जिनके ऊपर ज़ाहिर है उनकी अपनी पार्टी के लोग स्वीट बॉय का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो तो स्वीट बॉय है और दूसरे लोग भी लगा रहे हैं। अब वो मौला जट स्टाइल में जो है वो बहुत गुस्से से बात कर रहे हैं और बानी PTI को अपनी वफादारी का यकीन दिला रहे हैं। तो अब क्या मतलब आपके सूबे में क्या है, उनकी प्रॉब्लम उनकी पार्टी के अंदर हो गई है या उनकी क्या हो रहा है, होना क्या है? अच्छा देखिए, गुस्से में है वो आप लोगों पे भी। हाँ, मैं बताता हूँ। एक तो उमेर भाई ने कहा ना कि इख्तियार भाई के पास इख्तियार अगर आ गया है तो ये इसका इस्तेमाल करें। हम तो उस दिन को याद करते हैं जब इख्तियार आपके पास था। उमेर भाई, आपके पास मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं होगा कि साद रफ़ीक को आपने 2 साल किस मुकदमे में बंद रखा था, आपने सलमान रफ़ीक को किस खाते में बंद रखा था। आपके पास मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आपने ख्वाजा आसिफ को किस खाते में बंद रखा था। आपने
मरियम नवाज को 2 बार जेल में बंद किया था, हालांकि वो कोई ऑफिस बियरर नहीं थी, इवन उनके पास तो मुस्लिम लीग नून का भी कोई ओहदा नहीं था। आपके अपने दौर में क्या कुछ नहीं होता रहा। हम ये नहीं कहते हैं कि आपको टिट फॉर टेट अभी जो है तो वो मिले, लेकिन मैंने फिर वही वो शेर ना कि अदल व इंसाफ फ़कत हश्र पे मौकूफ़ नहीं, ज़िंदगी खुद भी गुनाहों की सज़ा देती है। ये आप दूसरी दफ़ा पढ़ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? पीटीआई अपने हालात भुगत रही है। ये मकाफ़ात अमल है, और मकाफ़ात अमल का भी फिर एक मकाफ़ात अमल होता है। तौबा कर लेना चाहिए। बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ इन्होंने 4.25 साल गुजारे इनके लीडर ने। हालांकि लेट मी से दिस थिंग, उमेर नियाजी इज द वेरी ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट फेस ऑफ पीटीआई। ये इतना प्यारा बंदा है कि इसको देख के हमारा तो बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। एक वांटेड और अनवांटेड जो भी होती है स्माइल हमारे फेस पे आ जाती है, इतना प्यारा बंदा है। बट हमारी मसला ये है ना कि मैंने तो हवाले देके बात की है ना, परवेज खटक का इन्होंने कहा, दूसरे को परवेज खटक के बारे में इन्होंने बात की। मैं आपको एक बात बताऊं, परवेज खटक को जितना मैंने चार्जशीट किया है शायद कोई इसको कोई कर भी नहीं सकता। आप तारीफ तो नहीं करने जा रहे? मेरी चार्जशीट वहीं पर है जहां पे थी। लेकिन 9 मई के वाकयात में मैं बीइंग अ पैट्रियट एंड बीइंग अ मुस्लिम मैं कहता हूँ परवेज खटक का कोई किरदार नहीं था। उसके बेटे को पीटीआई के लोगों ने उन दिनों बुज़दिल कहा था। जिस चौक में वो खड़े थे वो कहते थे कि खबरदार कोई माल रोड की तरफ नहीं जाएगा। हमने देखा है, हमने मुखालिफ रोक रहे थे। हाँ, हमने भी उसको बोला कि ये बाकी पीटीआई कहाँ जा रही है, देखो परवेज खटक लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो उन्होंने 9 मई में के वाकयात नहीं थे, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी है या कैबिनेट तक पहुंचना वो एक अलग कहानी है। ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन 9 मई, इसमें कोई शक नहीं है। एक आपने अली अमीन की बात की, अली अमीन जो है वो ऐसे मकाम पर पहुंच चुका है कि अब या वो इमरान खान को खुदा हाफिज कहेगा या फिर इमरान खान उसको खुदा हाफिज कहेगा। इस मकाम पर ऐसे वो उस गली में और वो उस पॉइंट पे वो पहुंच चुका है। लेकिन ये भी आपको बताऊं कि अली अमीन गंडापुर को अपनी सीट से हटाना भी कोई आसान नहीं है। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि अली अमीन आप उसको जितना भी बुरा भला कहे, वो बड़ी कोशिश करता है बेचारा। वो जितना वो बनने की कोशिश करता है ना कि सुल्तान राही बन गया, मुस्तफ़ा कुरैशी बन गया, वो नियामत सरहदी बनने की कोशिश करता है, बदर मुनीर बनने की कोशिश करता है, फिर वो ऐसा है नहीं। जिस बंदे को ये नहीं पता कि इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचने में 12 ज़िले नहीं आते, टोटल 3 ज़िले आते हैं, वो है बड़ा इनोसेंट बंदा। ये मैं 1-2 जुमले बोलता हूँ। इतने लंबे बाल, इतनी बड़ी मूछें, ये उसकी शख्सियत को वो बड़ा भारी भरकम तो और विलन टाइप बनाती है, लेकिन वो विलन है नहीं। और उसकी अपनी पार्टी में खुद अपना भी एक जत्था बन चुका है जो उसको डिफेंड कर रहा है, और वो भी बड़ा मजबूत पार्टी में है। काफी ग्रुपिंग है केपी के, वो इतना मजबूत है। इसलिए आप भी एक्टिव हो गए अपने सूबे में जो है वो। मैं आपको बताता हूँ ना कि अगर ये चाहे भी अब उसको हटा नहीं सकते। हालांकि मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा कि वो कोई इतना अच्छा स्टफ नहीं है कि वो सीएम रहे, लेकिन अंधों में काना राजा है, इससे बेहतर वहाँ कोई दूसरी ऑप्शन भी नहीं है। और पीटीआई में जो उसने अपना एक ग्रुप बना रखा है, वो इन तमाम जत्थों से और तमाम ग्रुपों से वो एक बड़ा ग्रुप है, बड़ा उसको नहीं हटा सकते। राइट शर्मिला साहब, आप जरा ये, क्योंकि उमैर नियाज़ी साहब ने इनके सवालों का जवाब देना होगा, लेकिन आप भी ये, मैं जरा चाहता हूँ नहरों वाले मामले पर भी, ये जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की सर्द जंग है, इसका क्या हाल है होना है, इसका किस तरफ क्या नतीजा निकलना है? क्योंकि लोगों का ये ख्याल है कि अगर पीपल्स पार्टी के इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बहुत सिंपल हल है, वो गवर्नमेंट छोड़ देगी, गवर्नमेंट गिर जाएगी और नहर का मसला रुक जाए। अब्बासी साहब, क्या पीएमएलएन इस हद तक जाना चाहती है कि वो इतने संजीदा मामले पे, जिसमें पूरा का पूरा सिंध सरापा एहतजाज है और कई बार हर तरीके से फ्रॉम चीफ मिनिस्टर, फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और फिर सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने ख़िताब में बिलखुसूस ये बात कह दी कि वो उसको एंडोर्स नहीं कर सकते। क्या वो इस हद तक जाएंगे कि हमें इस हद तक मजबूर कर दें कि हम कोई ऐसा फ़ैसला लें जिससे नुकसान हो? इसका जवाब तो इख्तियार वली साहब दे सकते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि इस मामले को खुश असलूबी से हल किया जा सकता है अगर काउंसिल की मीटिंग बुला ली जाए। सिंध को अपना मुकदमा लड़ने दें, हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे लड़ेंगे। मुल्क में अगर वाफिर मिकदार के अंदर पानी है और नहरें बह रही हैं, तरबेला ओवरफ्लो कर रहा है, तो फिर आप जाएं नहरें बना लें। लेकिन अगर पानी सिर्फ इस हद तक है कि मुर्दे को न लाया जा सके और मुल्क में बड़ी बारिशें हो रही हों,
ना सिंध को 62% पानी की कमी हो, ना पंजाब को 55% पानी की कमी हो, तो फिर तो मेरा ख्याल है किसी किस्म का कोई, दिस इज कॉमन सेंस ना, दिस इज कॉमन सेंस कि अगर आपके पास पानी होगा तो आप रेगिस्तान को हरा भरा करेंगे ना, लेकिन जब आपके पास पानी ही नहीं है और सूबों को 50-60% पानी की कमी है और वो अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सके, तो कहाँ से पानी डाइवर्ट करके कहाँ लेके जाएंगे आप? क्या किसी रेगिस्तान को सहरा बनाने के लिए आप किसी सूबे को बंजर करेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। आई मीन इस पे तो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। दिस इज़ द रेड लाइन। मतलब यहाँ अगर आप हमारी रोज़गार छीनने के चक्कर में हैं या आप हमें हमारे ज़रिया माश ख़त्म करने के आपका इरादा है, दिस इज अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, यू नो। पानी के ऊपर तो दुनिया में जंगें हो जाती हैं, तो यहाँ पर इनको सोचना चाहिए कि ये किस हद तक जा रहे हैं और ये कितना संजीदा मामला है। क्विकली इसका जवाब दीजिएगा, मैंने फिर न्याजी साहब के बाद वो वन लाइन। ऐसा कोई नहीं है, ना किसी नहर की खुदाई अब तक शुरू हुई है, ना इस तरह का कोई इरादा है। टेक्निक ने अभी तक वो मंसूबा मंजूरी नहीं, मंसूबे की मंजूरी नहीं दी है। तो मेरे ख्याल में इतना हार्ड और इतना ओवरप्ले कर रही है पोजीशन जो है लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिस दिन मैं आपको बताऊं कि अगर इसमें कोई संजीदगी हुई तो दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू कॉन्टेक्ट वज़ीर आज़म साहब, बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब, जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो आपस में स्पॉन्टेनियस रब्ता कर सकते हैं, बिलावल साहब कर सकते हैं। तो ये 1 मिनट में हल होने वाली बात है। अभी तो डार साहब ने जिम्मेदारी ली है ना मसला हल करने की। मुस्लिम लीग, हाँ जी, डार साहब की स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आ चुकी है। और मुस्लिम लीग नून हो या हमारी क़ियादत हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, हम समझते हैं ये हमारे इत्तेहादी हैं। हम किसी सूरत इस तरह कोई काम नहीं करेंगे जिससे सिंध को, एक सूबे को खुशहाल करके दूसरे सूबे को उसकी खुशियां छीन कर आप कोई राहत नहीं ला सकते। वी आर वेरी मच क्लियर। तो मेरे ख्याल में इनको भी अपनी पोजीशन जो है जरा सही, आप तसल्ली दे रहे हैं, आपकी तसल्ली में आ नहीं रहे। चले वो तो आप भाई हैं, आप हमेशा ख्याल करते हैं, मगर है कि देखें यास्मीन राशिद मना करती रही कि कोई बंदा नहीं जाएगा और पीटीआई का कोई कारकुन नहीं गया अंदर, और आज तक इसीलिए हम कहते रहे हैं कि वो फुटेजेस ले आए। देखिए टाइम लाइन के साथ पता चल जाएगा कि अंदर तोड़ फोड़ किसने किया है, क्या ये ब्लैक स्वान इवेंट था या पीटीआई ने कराया। देखें वीडियोज़ आ जाएँ, आप सारों को जिम्मेदार कर दें, सज़ा अदालती निज़ाम दे, किसी को एतराज़ नहीं होगा। मगर अगर देखें कि बार बार खाली लेबल करते रहे ना, तो उसमें फ़र्क है। सेकेंडली अख्तियार भाई ने कहा कि जी हम ताबेदारी करते रहे। देखें शान बेनियाजी में चीज़ें करना और बात है, और खुजू खुशू से ताबेदारी के साथ जो हाइब्रिड प्लस निज़ाम अब चलाया जा रहा है ना, उसमें बहुत फ़र्क है। देखें इस फ़र्क को जाने, बहुत अच्छे वकील हैं वैसे। अपना असल मकाम जो पॉलिटिकल बड़ा मजे का जुमला इस्तेमाल किया कि शान नियाजी में करने की शाने न्याजी नहीं कहें, शाने बेनियाजी कहें। इन्होंने शाने नियाजी कह दिया। शाने बेनियाजी में वो खुद भी नियाजी है ना। हाँ जी, बेनियाजी शाने बेनियाजी में चीजें की, देख ले आपने बेनियाजी से नियाजी बना दिया। देखें वो चीजें करते रहे। देखें हमारी गलतियां कुछ थी, ठीक है, वो सर वो मैं एक शायर से माजरत के साथ प्रॉब्लम हमें शायर से माजरत के साथ निजाम चला गया ना, वो अब पॉलिटिकल। सर शायर से माजरत के साथ अगर मैं गलत पढ़ूं, जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती कोई मजबूरी तो हर बंदा खुदा होता। वाह जी वाह वाह वाह, स्पॉन्टेनियस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ये अब मसला मेरा कंसर्न ये है कि अगर सियासी जमातें चाहती हैं, जिम्मेदारी से चाहती हैं, तो मेरा ख्याल है पार्लियामेंट इज द राइट फोरम वेयर दे कैन सिट टुगेदर एंड रिजॉल्व दीज इश्यूज, एड्रेस करें और इस मुल्क को आगे कैसे कितना लेके जाना है पार्लियामेंट के जरिए डायलॉग करके करें। क्योंकि स्ट्रीट पावर कभी किसी के पास होती है, कभी किसी के पास होती है। आज आपके पास है, कल ये सड़कों पे थे, आज आपके पास हो सकता है ज़्यादा नंबर हो, उनके पास नंबर कम हो, लेकिन बहरहाल एजिटेशन होती है तो मुल्क के फेवर में नहीं होता। डायलॉग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, इख्तियार वली साहब, शर्मिला फारूकी साहबा। बिफोर क्लोजिंग दिस शो, आप KPK के अंदर बड़े एक्टिव हुए हुए हैं और आपने शायद अपने नौजवानों को बड़ा एक्टिव किया हुआ है KPK के अंदर। इससे पहले आपकी पार्टी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, क्यों इतना ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत महसूस हुई है? क्या PTI के अंदर ग्रुपिंग हो रही है इस वजह से, या फिर रियलाइज हुआ है कि पार्टी वहाँ पे खत्म हो रही है? इनफैक्ट मेरे ख्याल में हम समझते आपने कुछ जो इस वक्त कोऑर्डिनेटर्स किए हैं, कुछ बड़ी अच्छी सिलेक्शंस की हैं। कल हमने अपने यंगस्टर्स को हमने यंग यूथ को, यंग ब्लड को, जो हमारी जमात के हैं, और ये टीम मरियम नवाज शरीफ ने खुद इसको ऑर्गेनाइज़ किया था और उनकी क़यादत में ये हमने बनाई थी।
तो कल हमने अपने जो हमारे प्रोविंशियल लेवल के अहदेदार हैं, डिविजनल हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं और तहसील है, उनको बुलाया था और PNCA हॉल में एक बहुत बड़ा उनका कन्वेंशन तो नहीं था, लोग उसको कन्वेंशन कहते हैं, बट दैट वाज एक सिंपल इजलास। और उसमें खैबर पख्तूनख्वा का डिस्ट्रिक्ट कोरम, वजीरिस्तान, चित्राल, मालाकंड, हज़ारा, पेशावर डिवीज़न, कोहाट डिवीज़न, बनू डिवीज़न, हज़ारा से मैंने सुना आपने कारकुन लेवल के लोगों को जो है वो जिम्मेदारी हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील से हमने कारकुन लेवल के लोगों को, जिसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, PhDs हैं, मास्टर्स हैं, डबल मास्टर्स हैं। PTI की लड़ाई से फायदा उठाना है या पार्टी वहां खत्म हो रही है इसलिए करना है? हमारा मैं क्लियर हूँ इस बात पर। 97 में हमारी वहाँ पर हुकूमत गुजरी है, वक्त थोड़ा कम है। 90 में हमारी हुकूमत गुजरी है। हमने अपना वहाँ पर जो स्पेस हमारा खाली रह गया था कुछ कुताहियों की वजह से, हमने PMLN की ने अपनी स्पेस खैबर पख्तूनख्वा में अब लेनी है और इंशाल्लाह ये नौजवान वो गैप जो क्योंकि KP में PMLN बिल्कुल श्रिंक हो रही है। थैंक यू सो मच इख्तियार वली साहब। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मसला है। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में, पंजाब में, KPK में क्या हुआ है, जो हेल स्टॉर्म आया उससे क्या नुकसानात हुए, इसकी वजह क्या है और आगे आने वाले दिनों में ये चैलेंजेस हमें किस तरह फेस करने पड़ेंगे पूरी दुनिया को, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों और इस्लामाबाद में खौफनाक जालाबारी और थंडर स्टॉर्म आया। हेल स्टॉर्म जिसमें कम से कम 6 अफराद जाँ बहक हुए। गोल्फ बॉल के बराबर गिरने वाले ओलों की वजह से खुली फजा में खड़ी गाड़ियों के शीशे टूटे, सोलर पैनल्स को नुकसान हुआ, यहाँ तक कि फैसल मस्जिद की छत को भी शदीद नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफान से दरख्त उखड़ गए और कई घरों की दीवारें भी गिर गईं। वजह क्या थी? वजह क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान पर किस तरह असरअंदाज हो रहा है और ये कितना बड़ा चैलेंज बन गया, और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के लिए है, जिससे दुनिया को बहुत तेज़ी से निपटने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कुछ हम दुनिया में देख रहे हैं वो बहुत हैरान कुन है, चाहे वो अमेरिका में आने वाला सैंड स्टॉर्म हो या फिर पाकिस्तान में आने वाला हेल स्टॉर्म। इस तरह के कई स्टॉर्म्स जो हैं इस वक्त दुनिया को हिला रहे हैं। इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गुज़श्ता रोज़ आंधी, बारिश और जालाबारी का तूफान मुल्क के शुमाली हिस्से में कई खुश्क और गर्म दिनों के बाद आया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों से उठने वाली गर्म हवा और शुमाली ईरान से आने वाली सर्द हवाओं के टकराने से दर्जा हरारत में फ़र्क पैदा हुआ, जिससे शदीद बारिश और जालाबारी का तूफान आया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुख्तलिफ दर्जा हरारत के इम्तिजाज की वजह से ओले बनते हैं। माहिरीन का कहना है कि ओलों के साइज़ का इन्हिसार इस बात पर होता है कि ऊपर उठने वाली हवा की शिद्दत कितनी है और ओले कितना वक्त बादलों में रहते हैं। अगर ओले ज़्यादा वक्त बादलों के दरमियान रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठी करते हैं, जिससे ओलों का हजम बढ़ता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा दर्जा हरारत थंडर स्टॉर्म में मौजूद हवा को ज़्यादा ताकत से बादलों की जानिब पुश करता है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद और मुलहका इलाकों में आने वाले हेल स्टॉर्म की वजह भी यही थी। महकमा मौसमियात ने एक हफ्ता पहले पेशगोई की थी कि दौरान हफ्ता सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 8 डिग्री तक ज़्यादा रहने का इम्कान है, जबकि बालाई इलाकों में 6 डिग्री तक मामूल से ज़्यादा रहेगा, जिसकी बुनियाद पर महकमा मौसमियात ने मुल्क के कई इलाकों में हीट वेव की वार्निंग जारी की थी। इस वार्निंग में गर्म रातों, विंड स्टॉर्म्स और थंडर स्टॉर्म्स की फोरकास्ट भी शामिल थी। आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल जून में हीट वेव से पाकिस्तान में तकरीबन 700 अफराद जाँ बहक हुए थे। रवां साल के पहले क्वार्टर में अब तक मामूल से 41% कम बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से मुल्क के एग्रीकल्चरल बेल्ट में शदीद खुश्क साली जैसी सूरत हाल है, जबकि 3 साल पहले मुल्क का 1/3 हिस्सा सैलाब में डूब गया था। इन एक्सट्रीम वेदर पैटर्न से डैमों में पानी की सतह पर भी मनफी असर पड़ता है। यही वजह है कि मंगला और तरबेला डैम्स में पानी की सतह भी कम हो गई है। पाकिस्तान पहले ही क्लाइमेट चेंज से मुतासरा टॉप 10 ममालिक की फहरिस्त में मौजूद है। क्लाइमेट चेंज से लाख खतरात में पाकिस्तान टॉप 10 ममालिक की लिस्ट में मौजूद है। पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करने के लिए सालाना 40 से 50 अरब डॉलर की ज़रूरत है, लेकिन आलमी इदारों की जानिब से इस मद में पाकिस्तान को सालाना 1.5 से 2 अरब डॉलर मिलते हैं। ये बहुत बड़ा गैप है।
एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक हाई एंड एमिशन सिनेरियो में 2070 तक क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान के जीडीपी को 21% तक नुकसान पहुंचाने का बाइस बन सकती है। इसलिए क्लाइमेट चेंज के मसले को लाइट नहीं लिया जा सकता। इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कौमी सतह पर मरबूत कोशिशों की जरूरत है, जिसमें बैक वक्त माहौल को बचाने के इकदाम और माहौलियाती नुकसानात से बचने के लिए कौम को तैयार करने वाले प्रोग्राम्स को तरजीह देनी होगी। इस काम के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन का किरदार अहम होगा, क्योंकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार है, न कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।